हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करेंगे, एक चैप्टर है हमारा, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। देखिए, आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या जहाँ पर भी आपका ईवीएस पूछा जाता है तो वहाँ पर हम ज़्यादातर क्या करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन आज ये जो चैप्टर आप पढ़ोगे तो आप इसको पढ़ने के बाद जब आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे तो आपको ये जो किताब में लिखी हुई है, जो पिक्चर्स हैं या जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आपके दिमाग में घूमने वाली हैं। क्योंकि जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो देखा सारी चीज़ें जो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती हैं वो यहाँ से पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर को एक एक लाइन को ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो आपको इतनी सारी वीडियोस भी सुनने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसी चैप्टर से आपके ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारा 5th क्लास का चैप्टर है जिसकी हम आज बात करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर से, इसके बाकी चैप्टर्स भी मैं आपको देने वाली हूँ। ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोल रही हूँ, जहाँ भी आपका 8वीं तक का सिलेबस पूछा जाता है या 5वीं तक का सिलेबस पूछा जाता है, तो वहाँ आपके काम ये बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। देखिए, अब हम छोटे क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उसी तरह का फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी रंगीन जो पिक्चर्स हैं वो ऐड की गई हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज की अगर हम कोई बुक्स देखते हैं अपनी बड़ी क्लासेस की तो बहुत सारी पूरा सिर्फ रिटन वर्क ही होता है, ब्लैक ही से होता है सारा, ठीक है। लेकिन अब छोटे क्लास के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, उनको खेल खेल में, मज़े मज़े में उनका इंटरेस्ट डेवलप होकर आप पढ़ाना चाहते हो, तो आपको इस तरह की जो बुक्स हैं वो डेवलप करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी ही पिक्चर्स जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे लिखा है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बच्चे बैठे हुए ये आपस में क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम जो है ग्राउंड में बैठ के खाना खा रहे हो, जो चील है वो एकदम से फुर्ती से आके तुम्हारी जो रोटी है वो ले जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है? क्या आपने कभी ये चीज़ को देखा है? उसके बाद है, खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। क्या आपने कभी ये देखा है? क्या आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है? इस तरह की क्वेश्चनिंग अभी चली हुई है बच्चों के साथ। फिर इसमें लिखा है कि क्यों होता है ऐसा, सोच कर बताओ। जैसे बच्चों ने आंसर दिया कि हाँ जी मैम, यस सर, मैंने देखा है ऐसा। मैं जाता हूँ तो मेरे पास में जो पड़ोस में डॉगी रहता है ना, वो मैं जब भी जाता हूँ उसके कान खड़े हो जाते हैं, और चींटियाँ भी, थोड़ी सी भी कुछ गिर जाता है, बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं, हमारे घर में भी आ जाती हैं। इस तरह का जो बच्चा है वहाँ पर जवाब देगा। तो टीचर ने फिर से सवाल उससे पूछा कि ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता होगा? जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है, और ना जानवरों की भी अजब दुनिया, ठीक है। तो वही लिख रखा है ना, जानवरों की अजब दुनिया है पूरी। क्योंकि जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हम लोग तो ऑफ कोर्स सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वैसे ही जानवर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आप जब भी किसी चीज़ को रीड करते हैं या पढ़ाते हैं ना, तो आपको ये समझ के पढ़ाना है कि आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो आपके सामने बैठे हैं और आपको किस तरह के वो जवाब दे सकते हैं, किस तरह की सामने से क्वेश्चनिंग भी आ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे पहचाना साथी को। अभी हम सबसे पहले ऊपर यहाँ पे करके हटे थे ना, ये वाला पोर्शन जहाँ पे लिखा है कि खाते समय कुछ चींटियाँ जो है वो सारी इकट्ठी हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका हम जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वो झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ाई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसने स्टोरी बताई है कि एक चींटी जो आराम से मस्ती में घूमते हुए जा रही थी, अचानक उसने सामने से एक और चींटी को देखा, पर वो चींटी को देख के अपने बिल में वापस आ गई, ठीक है। बिल के बाहर पहरा दे रही थी। चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया, ठीक है। अब सामने से एक चींटी आ रही थी, उसने देखा कि चींटी आ रही है, वो सामने फिर से अपने बिल के पास आ गई और दरवाजे पे खड़ी हो गई अपने बिल के, ठीक है। तो वहाँ पर उसने
बिल के बाहर उसने पहरा देना शुरू कर दिया और चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। ठीक है, जो चींटी सामने आ रही थी उसने उसको पहचान लिया और बिल में घुसने दिया कि चलो ठीक है आ जाओ हमारे बिल में। ओके, अब ये चीज़ है, सोचो और बताओ कि इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। अब यहाँ पर भी क्वेश्चनिंग आती है ना, हमने यहाँ पे बोला कि वो जो चींटी है उसने उस चींटी को पहचाना और अपने बिल में आने दिया। अब चींटियाँ तो ऑलमोस्ट सारी सेम ही दिखती हैं, हम ह्यूमन बीइंग में थोड़ा सा चेंज होता है, हम छोटे भी होते हैं, किसी की हाइट लंबी होती है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। ऑलमोस्ट आप चींटियों को देखेंगे वो एक ही साइज़ की आपको नज़र आती हैं। तो यहाँ पे ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो चींटी है उसने सेम दिखने वाली अपनी जैसी चींटी को उसने कैसे पहचान लिया कि ये मेरी ही बिल वाली चींटी है, हमारे साथ ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप करके देखो और फिर लिखना। मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये बता रही हूँ, आप करके खुद देखना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रख दो, अब इंतज़ार करो चींटियों के आने का। ठीक है, बच्चों को छोटा सा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि आप ऐसा करके देखना। ठीक है, अब लिखा है चींटी कितनी देर में आई, ये आपने वहाँ पे नोट करना है कि चींटी जो आपने जब मिठाई डाली उस जगह पर कोई भी मीठी चीज़ वहाँ पे रख दी तो चींटी कितनी देर में उसको वहाँ पर आ गई। ठीक है, फिर है क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड आ गया, ये चीज़ भी आपने देखनी है। ठीक है, उसके बाद है चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं। ठीक है, जो चींटियाँ हैं वो खाने की चीज़ का क्या करती हैं, क्या वो खाती हैं साथ में ले जाती हैं। उसके बाद है वे उस जगह से कहाँ जाती हैं, जैसे उसने देखा कि मीठी चीज़ है वो आ गई चींटी वहाँ पे। ठीक है, अब ये चीज़ देखनी है कि वो लेके कहाँ जाती है उस जगह से उस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद है क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। मान लो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी आ गई थी। ठीक है, अब ये चीज़ देखनी है आपने कि क्या वो सारी चींटियाँ जो है एक लाइन में जा रही हैं या बस झुंड बना के जा रही हैं, ये चीज़ भी आपने नोटिस करनी है। ठीक है, अब चीज़ यहाँ पे देखी होगी आपने, शिक्षक संकेत। इस उम्र के बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है, उनके अनुभवों को शामिल करने से चर्चा रुचिपूर्ण हो जाएगी। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास करना होता है। ठीक है, यानी कि आपने हर बुक के पीछे देखा होगा या हर चैप्टर के पीछे देखा होगा एक शिक्षक वर्क भी दिया होता है। ठीक है, यानी कि टीचर के लिए भी काम दिया होता है, टीचर के लिए इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। ओके, अब आगे लिखा है कि अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोक दो। ठीक है, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। ठीक है, वहाँ पर वो बहुत चींटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ मजाक करते हैं, बीच में से ही वो कई बार होता है ना कि कुछ टॉफ़ी रख देते हैं, चींटी आ जाती है, जब वो दूसरों को बुलाने जाती है तब तक वो मीठी चीज़ को उठा लेते हैं। अब चींटी कन्फ्यूज़, चीज़ कहाँ गई, उसके तो फ्रेंड भी आ रहे होते हैं पीछे पीछे, उसका तो पोपट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने को दिया है कि आपने क्या करना है, चींटियाँ मान लो अपना जो मिठाई है वो उठा के लेके जा रही हैं, तो आपने कुछ बीच में पेंसिल रख देनी है उन चींटियों के बीच में, आधी आगे चलेगी, आगे आधी पीछे रहेंगी। अब देखो कि अब चींटियाँ कैसे चलती हैं। ठीक है, अब बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता जो है वो मिल जाता है। क्या आप बता सकते हैं, ठीक है, क्या आप बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का कारण क्या था। फिर है कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, चींटियों की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए हम ये सोचते हैं ना कि चींटियाँ जो है वो एक कतार में जा रही होती हैं, चाहे कितनी भी दूर की, आपने कभी चींटियों को फॉलो किया होगा ना, बहुत दूर दूर तक जाती हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि वो जो चींटियाँ होती हैं ना कुछ गंध छोड़ती हुई जाती हैं, और उससे पीछे चलने वाली जो चींटियाँ होती हैं ना वो उस चींटियों की गंध को, उस जो गंध जो चींटी छोड़ के जाती है ना उसको फॉलो करते हुए वो पीछे पीछे जाती हैं, और इसलिए उनकी एक लाइन बन जाती है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि चींटी इतनी भी तेज गंध नहीं होती कि वो पूरी बहुत जगह पे फैल जाती है, वो छोटी जगह पे फैलती है, और एक चींटी उसकी गंध को पहचान लेती है, और फिर दूसरी चींटी उसकी गंध को पहचानती है, फिर तीसरी चींटी उसकी गंध को पहचानती है, और इस तरह से वो लाइन में ही जाती हैं।
अब यहाँ पर है कि कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो, उन्हें कैसे पता चलता है कि तुम कहाँ हो? जैसे हम रात में जब हम सो रहे होते हैं, लाइट नहीं होती है, गर्मियों का टाइम होता है, आप पूरा कंबल भी ओढ़ के सो जाओ ना, फिर भी मच्छर घुस जाते हैं, बिन बिन करने लग जाते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, यार इसको कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ? ये कहीं भी आ जाते हैं मच्छर। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कैसे होता है, मच्छरों को कैसे पता चल जाता है कि हम कहाँ पर हैं? वो आप कहीं भी बैठ जाओ, वो तुरंत आपके पास चले आएंगे। तो ये सवाल आपका जवाब आपको अब मिलने वाला है। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम गर्मी में बैठे हैं तो आपके पैरों के नीचों के जो तलवे होते हैं ना, उनकी जो गंध होती है और आपके शरीर की जो गर्मी होती है, उसी से मच्छर हमारी पहचान कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि मैं तो जुराबे पहन के बैठता हूँ, मैंने तो पैर ढक लिए थे, फिर भी मच्छर को कैसे पता चल गया? आपके शरीर की गर्मी तो आपसे दूर नहीं जाएगी ना, आपके शरीर की गर्मी आपके पास ही रहती है, जिससे भी मच्छर हमारे पास आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूर से पहचान लेता हूँ। ये आपने सीटेट में क्वेश्चन देखा होगा, चींटियों वाला भी देखा होगा। इसमें इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, आपके ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि आप वहाँ पे पूछा जाता है कि जो रेशम का कीड़ा है वो कई किलोमीटर की दूर से भी अपनी जो फीमेल जो रेशम है, ठीक है, रेशम का जो कीड़ा है उसको वो पहचान लेता है और वहाँ तक वो चला भी जाता है। अब लिखा है कि क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा? ये देखो, ये कुत्ता क्या काम कर रहा है। ठीक है, सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। ठीक है, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बंटी हुई होती है। ठीक है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ठीक है, आपने अपने जिस गली में आप रहते होगे तो बोलते हैं ये इस गली का कुत्ता है। ठीक है, इस गली का कुत्ता है कि उस गली में जितने भी रहने वाले कुत्ते हैं वो आपस में उनका एक झुंड होता है। ठीक है, आप दूसरे एरिया में जाओगे तो वहाँ पे कुत्तों का अलग से झुंड होएगा, सबका होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे सामने आती है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आप जब बाइक लेके जाते हो, कोई कार लेके जाते हो, तो आपने देखा हो कुत्ता आपकी बाइक के पीछे पड़ गया, आपकी कार के पीछे पड़ गया। ऐसा क्यों होता है? और भी कारें जा रही हैं, ठीक है, और भी बाइक जा रही हैं, लेकिन उसने पड़ना है आपकी ही कार और आपकी बाइक के पीछे। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि जो कुत्ते होते हैं आपको पता है वो कैसे वॉशरूम जो भी करते हैं। ठीक है, वो अपनी टांग उठा के जो है वो वॉशरूम करते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी कुत्ता आपकी कार के पीछे जाता है या आपकी बाइक के पीछे जाता है तो उसका रीज़न ये होता है कि आपके जो बाइक के टायर है ना, उस पर किसी कुत्ते ने वॉशरूम किया हुआ था, और जो इस इलाके का कुत्ता होता है ना, वो उस बाथरूम की जो खुशबू है या जो भी उसने यूरिन किया है उसकी जो खुशबू है उसको पहचान लेता है, और उसकी वजह से उसको पता लग जाता है कि ये जो यूरिन है, इसकी जो खुशबू है यूरिन की, ये हमारे इलाके कुत्तों की नहीं है। भाई होता होगा उनका पहचानने का कोई तरीका। ठीक है, तो जब उसको पता लग जाता है ना कि ये हमारे इलाके कुत्ते की खुशबू नहीं है, ठीक है, यूरिन की, तो वो उस गाड़ी के पीछे पड़ने शुरू कर देता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि उसको आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, उसको वो यूरिन की जो खुशबू है जो आपके टायरों पे लगी होती है उसको पहचान लेती है, जो कि उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये उस कुत्ते की यूरिन, उस कुत्ते के इलाके के कुत्तों की यूरिन नहीं होती है, इसलिए वो उसके पीछे पड़ जाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ लिखने का काम भी दिया है कि हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। अब आपने पुलिस फोर्स में भी देखा होगा, या फिर फौजियों के पास में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, आपने पुलिस के पास जो है कुत्ते देखे होते हैं। कई बार क्रिमिनल को ढूंढने के लिए या फिर कोई कुत्ता अपने मालिक को ढूंढने में भी हेल्प करता है, क्योंकि वो जिस व्यक्ति के पास में रहता है उसकी खुशबू उसके पास होती है, उसके कपड़ों की खुशबू उसके पास होती है। ठीक है, तो वो उससे सूंघ कर जो है वो जगह का पता लगा लेता है। अब है किन किन मौकों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है, सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना। ऑफ कोर्स हमारी नाक से हम अलग अलग तरह की खुशबू जो होती है वो हम सूंघ के पहचान ले जाते हैं। कोई चीज़ जल रही है तो हाँ ये चीज़ जल रही है, ये चीज़ मीठी है वो भी हमें पता लगती है, ये चीज़ तीखी है वो भी हमें कहीं ना कहीं पता लग जाती है, क्योंकि जो मिर्च की जो थोड़ी सी गंध होती है वो आपकी नाक में जाने लग जाती है। तो आपको थोड़ा तीखा भी सूंघ कर भी आप बता सकते हैं। ठीक है, मिठास आप सूंघ के देखोगे तो उसमें मीठी सी धीमी धीमी खुशबू आ रही होती है। उसके बाद है तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो, उनके नाम लिखे। यानी आप कौन से ऐसे जानवर उनको बिना देखे उनकी गंध को पहचान सकते हो, उनके नाम जो है आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है,
उसके बाद है किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती हो, और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। सिंपल सी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिनकी आपको किस चीज़ की गंध अच्छी लगती है बताइए। आपको कोई फेवरेट सब्जी होगी, उसकी खुशबू आपको अच्छी लगती होगी, जैसे हमारे घर में धूप बत्ती मंदिरों में जलाई जाती है, उसकी गंध आपको अच्छी लगती होगी। और कुछ ऐसे भी है जिनको पेट्रोल डीजल की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है इसकी गंध आपको अच्छी नहीं लगती, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पेट्रोल डीजल की खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी गंध आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती। किसी किसी को घी की बिल्कुल स्मेल गंदी सी लगती है, वो घी उनके आसपास घी आ जाए तो वो खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपने लिखनी है कि आपको कौन सी जो स्मेल है वो अच्छी लगती है। जैसे कोई परफ्यूम हम लगाते हैं, वो भी परफ्यूम में वैरायटी होती है, मुझे ये वाला अच्छा लगता है, मुझे वो वाला अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? नहीं, सबका आंसर एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। हम सब अलग होते हैं, हमारी नापसंद पसंद सबकी अलग होती है, इसलिए सबके आंसर तो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होने वाले। उसके बाद चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है। पहला है क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? किसके? हम जो ह्यूमन है ना, हम मनुष्य हैं, हमारे पसीने की जो गंध होती है ना वो बहुत बुरी होती है, अच्छी तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पसीने की जो बदबू होती है ना बहुत ज़्यादा ही गंदी होती है। तो वही पूछा है कि क्या आपके घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? कपड़ों से गंध कौन सी आती है? कपड़े थोड़ी ना कोई गंध छोड़ते हैं, आपके शरीर की गंध उस कपड़े में जाती है। तो आपने यहाँ पे बताना है। कुछ लोग कहेंगे मेरे पापा के कपड़ों से आती है, मेरी मम्मी के कपड़ों से आती है, मेरे कपड़ों से भी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिखना है। उसके बाद है कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन में आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? जैसे आप भीड़ में खड़े हो जाओ, आपको सफोकेशन होने लग जाती है, किसी ने इतना गंदा परफ्यूम लगाया होता है जो सांस लेने में आपको मजबूर कर देता है कि नहीं मुझे तो सांस ही नहीं आ रही है। आप किसी भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ भी अलग टाइप की सबकी खुशबू मिल जाती है, इसलिए वो बदबू बन जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है ऐसा क्यों। चलिए, एक यहाँ पर कहानी बताई हुई है बहुत अच्छी सी, ठीक है। तो उसके बाद हमसे सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वो अपनी बहन सुशीला के पास छोड़कर चली गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है, ठीक है। यानी रजनी का बेटा भी 6 महीने का है, तो सुशीला की बेटी भी 6 महीने की ही है, ठीक है। मज़े की बात ये हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर दी, ठीक है। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब वो दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह को दुपट्टे से ढक लिया। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि अपनी बेटी की पोटी उसने साफ़ कर दी तो उसको स्मेल नहीं आई, ठीक है। लेकिन अगर रजनी के बेटे की पोटी वो साफ़ करने लगी तो उसको स्मेल आने लगी। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ये आपको जो है वो बताना है। अब आपने आपको बोला कि चलो भाई आप चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। उसके बाद है सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय अपने मुंह को ढक लिया। ऐसा क्यों हुआ? तो उसमें लिखा है कि जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? ये आपसे सवाल पूछा गया है। उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है। अब आप देखो किसी गड्ढे कोई, जैसे हम यहाँ पे बात करती हूँ मैं 38 के साइड में एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ है, वहाँ से हम लोग रोज़ गुजरते हैं तो हम उस स्मेल के आदी हो चुके हैं, हमें उस स्मेल से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो एक बार पहली बार उस जगह से गुजर रहा है उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर यही लिख रखा है कि अगर तुम किसी कूड़े के ढेर के पास से गुजर रहे हो तो तुम्हें उसकी स्मेल कैसी लगती है। और उस बच्चे के बारे में सोचो जो कई घंटे उसी कूड़े के ढेर में से वो जो कूड़ा वो बीन रहा होता है, उसका क्या होता होगा। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है? क्या इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है? ये चीज़ आपको बतानी है। उसके बाद हमारे पास आता है कैसे दिखा। किसी ऐसे पक्षी का नाम बताओ जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं, ठीक है। आप बच्चों से सवाल पूछा जा रहा है कि कोई भी एक ऐसा पक्षी का नाम बता दो जिसकी जो आंखें हैं बिल्कुल सामने की तरफ होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। उन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? आगे हम इसका जवाब जानेंगे। उसके बाद हमें लिखा है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर हो रही होती हैं।
तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन झुकाकर ही आसपास, अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। देखिए, अगर मैं अपनी आँखों की, हम ह्यूमन पढ़ रहे हैं, अपनी आँखों को देखो, हमारी आँखें सामने की तरफ हैं। तो आप अगर एक चीज़ को देखोगे तो आपकी दोनों आँखें एक ही चीज़ को देख रही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो दो आँखें वो दो जगह पे देख रही होंगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ज़्यादातर पक्षियों की जो आँखें होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं, और इसीलिए वो क्या करते हैं पक्षी, एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर वो नज़र डाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पड़ोस में काम चल रहा है इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड आ सकती है, बीच बीच में रुक जाती है, बीच बीच में नहीं आती। अब पता नहीं है कब जाके बंद होंगे। हम अपना चैप्टर तो हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पक्षियों के बारे में उन्होंने यहाँ पे बात करी है कि जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें जो होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं, और इसीलिए वो एक समय में दो जगह पर आराम से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, यही चीज़ यहाँ पे हमारी आ जाती है कि कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, हमने देखा होगा कि चाहे चिड़िया है, कौवा है, वो अपनी सिर को ऐसे बार बार हिलाते रहते हैं। इधर देखेंगे तो इधर सिर हिला लिया, इधर देखेंगे तो इधर सिर हिला लिया। ठीक है, इसका रीज़न ये होता है कि उनकी आंखों की जो पुतली होती है ना वो घूम नहीं सकती हैं। हमारी आंखें देखो, हम अपनी आंखों के जो डेले हैं, ठीक है, उनको ऊपर देकर पूरा राउंड हम घुमा सकते हैं, लेकिन पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता है। इसलिए उन्हें गर्दन को ही इधर से उधर करना पड़ता है ताकि वो देख सकें। ठीक है, उसके बाद है, तुम भी अलग अलग तरीकों से देखो। अब यहाँ पे बच्चों को बोला है कि तुम अपनी दाईं आंख बंद करो और हाथ से ढक दो। ठीक है, उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करेगा। फिर है, क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दूसरी तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? तो आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने को दिया है। आपकी दो आंखें, एक आंख पे आपने जो है वो हाथ रख लिया और एक आंख से आपको दिख रहा है। जिस आंख पे आपने हाथ रखा है उसी साइड में आपका दोस्त खड़ा होकर डांस कर रहा है, तो क्या आप उस आंख से देख पाओगे? जिस आंख पर आपका जो हाथ रखा हुआ है आप नहीं देख पाओगे। अब तब तक नहीं देख पाओगे जब तक आप जो है वो थोड़ी सी मुंडी को घुमा नहीं लोगे, तब तक आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, बहुत मुश्किल से देख पाओगे आप। उसके बाद है, अब गेंद या छोटा सिक्का उछाल कर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके। किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान होगा? आप सिक्के को छोड़ो, आपके सामने कोई गेंद आती है, ठीक है, आपका कोई दोस्त है आपको गेंद फेंक रहा है, तो आपने एक आंख बंद करनी है और बॉल कैच करनी है। आप नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल ही चांसेस होंगे कि आप उस गेंद को पकड़ पाओगे। लेकिन आप दोनों आंखें खोल के जब उस गेंद को कैच करने की कोशिश करोगे तो आराम से कर लोगे। ठीक है, उसके बाद है, सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? ठीक है, तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? हमारी आंखें तो बिल्कुल सामने हैं, लेकिन अगर आपकी आंखें कान की जगह लगी होती तो आप कौन कौन से काम कर पाते? ये बच्चों से पूछा गया है। अब हम चील और बाज की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। ये क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो बड़े बड़े चील हैं, बाज है, गिद्ध है, ये हमसे कितनी गुना दूर तक देख पाते हैं? तो ये 4 गुना दूर तक देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूर से दिखाई देती हैं वही चीज़ ये पक्षी जो है वो 8 मीटर की दूर से देख पाते हैं। ओके, उसके बाद है, क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी? आपने चील को देखा होगा, चील के सामने ये चिड़िया कौवा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे से हैं। चील बहुत बड़ी होती है आकार में, ठीक है, और उसका घोंसला देखा होगा आपने, जो सबसे ज़्यादा ऊंचा पेड़ होता है ना, वहाँ पे जाके चील अपना घोंसला बनाती है। और अगर उसे कोई, जैसे नीचे कोई खरगोश दौड़ रहा है ना, तो वो ऊपर से देख लेगी कि वहाँ पर उस जगह पे दौड़ रहा है, सीधा उसी पे वहीं पे जाके उसको पकड़ लेगी। लेकिन छोटे छोटे पक्षी ऐसा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद सबसे मज़ेदार और बात करते हैं, इसमें लिखा है कि जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते।
हम देखोगे हम सतरंगी हैं, अठरंगी हैं, हमें हर टाइप के कलर दिखाई देते हैं अगर हमारी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है तो, ठीक है। नॉर्मल बात करें तो हमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं, काला, नीला, पीला, हम रंगों से घिरे हुए हैं, ठीक है। हम बिल्कुल कलरफुल लाइफ में जी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पक्षी, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको कलर ढंग से दिखाई नहीं देते, उनको अलग अलग तरह से जो है वो चीज़ें दिखाई देती हैं। ज़्यादातर तो ब्लैक एंड वाइट में ही हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, पक्षियों को, सॉरी। इसमें कहा कि आमतौर पर माना जाता है कि कई दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख सकते हैं। इन्होंने बोला है कि ऐसा कह सकते हैं कि कुछ, ठीक है, ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है, जो जानवर दिन में जगते हैं वो कुछ कलर देख पाते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले ही देखते हैं। रात में जागने वाला उल्लू होता है, ठीक है, और भी रात में बहुत सारे जानवर जाग रहे होते हैं, तो उनको सारी जो चीज़ें होती हैं वो काली और सफ़ेद ही दिखती हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पे 4th नंबर पर आप देख सकते हैं। हम लोग अपनी चीज़ों की बात करें तो देखो भाई, हमें सारी कलर देख सकते हैं हम लोग, लेकिन जो उल्लू है ना वो रात में जब जाग रहा है, क्योंकि उल्लू जो है वो रात में जागता है, तो चाहे वो दिन में आंखें खोल के बैठा हो चाहे कहीं भी आंखें खोल के बैठा हो, उसको सारी चीज़ें जो है वो काली और सफ़ेद ही नज़र आएंगी। उसके बाद है कितने तेज हैं कान। अब हम कानों की बात करते हैं। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद होते हैं जो उनके आँखों से ढके रहते हैं। अब आपसे हम ये क्वेश्चन पूछें कि आपने पक्षियों के कान देखे हैं कभी? तोते के कान देखे हैं? आप कहोगे नहीं, उसके कान तो नहीं दिखते हमें। उसके कान दिखते नहीं हैं बेटा, लेकिन उसके कान होते ज़रूर हैं। अब तोते की आपने देखा, उसके ऊपर वो पंख होते हैं उसके, ठीक है, छोटे छोटे से बाल होते हैं, पंख होते हैं, उन्हीं बालों और उन्हीं पंखों से उसके कान ढके हुए होते हैं, लेकिन उसको सुनाई तो देता है। अब तोता बड़बड़ बोल रहा होता है, अब बोलना कैसे सीखा? जब तक उसको सुनाई नहीं देगा तो बोल नहीं पाएगा, है ना। तो जो तोता है उसको सुनाई देता है, उसके कान होते हैं, पर यह होता है कि वो दिखाई नहीं देते, वो छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। हमारे कान की तरह नहीं होते कि हमारी शेप बनी हुई है ना हमारे कान की, लेकिन उनकी ऐसी शेप नहीं बनी होती है कान की तरह, ठीक है, उनके पास छेद ही होते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि पक्षियों के कान होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लिखो 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अब दिखाई देते हैं तो आप बतेरे बोल सकते हैं, जैसे हाथी के कान दिखाई देते हैं, कुत्ते के कान दिखाई देते हैं, गाय भैंस के कान दिखाई देते हैं, ठीक है, इनके कान हमें आराम से दिखाई देते हैं। अब है कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। अब हमें ये बताना है कि हमारे कान जो है हमें दिखाई देते हैं, हमारे कान है ना, हम इनको छू सकते हैं, देख सकते हैं अपने कानों को। आप छू के देखो, अपने कान देख सकते हो ना, छू भी सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि हाथी महाराज आपके सामने बैठा है, ठीक है। जो हाथियों के जो कान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, इतना शोर हो रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है करके देखो। तो यहाँ पर बात जो है हमें कानों के बारे में बताई जा रही है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके कान हमें दिखाई देते हैं, कुछ के कान हमें दिखाई नहीं देते हैं, कुछ के कान जो हैं हमसे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे हाथी के जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो हमें यहाँ पर जो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो कानों के बारे में पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। आपने देखा होगा कि जो कौवे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालकर जो है वो अपने साथियों को बुला लेते हैं। उसके बाद आता है कि कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले जो दुश्मन होते हैं उनके लिए दूसरी तरह की आवाज़ वो निकालते हैं। जैसे आप जंगल में जाओगे तो एक बंदर जो है वो चीखने लग जाएगा तो बहुत और भी बंदरों की आवाज़ें आने लग जाएंगी। तो उनकी जो है खतरा वाली कौन सी आवाज़ है, और वैसी कोई जैसे कोई खाने की चीज़ मिल गई है तो उसके लिए वो अपने साथियों को बुलाने के लिए जो आवाज़ें निकालते हैं वो सबकी अलग अलग होती है। उसके बाद है मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से दे देती हैं, ठीक है, पानी के अंदर। उसके बाद है जैसे पानी के अंदर तो जैसे कोई बड़ी मछली आ जाती है या फिर कोई सांप आ जाता है, तो इस तरह के खतरे जो है पानी मछलियों को रहते हैं।
उसके बाद है कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या फिर कुछ और अनहोनी होने वाली है। स्पेशली आप इसका नाम लेते हैं तो डॉग का नाम हम लेते हैं, ठीक है, जो कुत्ता होता है उसको सबसे पहले पता लग जाता है कि कोई सुनामी आने वाली है या फिर कोई भूकंप आने वाला है। तो जो जानवर होते हैं कुछ उनको और उसमें जो सांप होते हैं या फिर जो अजगर होते हैं इनको भी पहले से ही पता लग जाता है कि आगे कुछ सुनामी आने वाली है या फिर कोई भी भूकंप आने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 2004 का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पूछा जाता है सीटेट में कि सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। ठीक है, अंडमान में एक आदिवासी रहती थी जिन्होंने ये चीज़ को पहचान लिया कि जो वहाँ रहने वाले जितने भी जानवर थे वो अलग तरह से बिहेव करने लगे, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने लगे। तो उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उसको ध्यान से सुना, उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डॉल्फिन। चलो डॉल्फिन की बात करें तो इसमें लिखा है कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। देखिए जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी भाषा होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी भाषा नहीं होती, उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। ठीक है, चाहे कुत्ते की लैंग्वेज हो, चाहे जितने भी आप जानवर की भाषाओं की बात करोगे, ठीक है, तो आपस में जो है उनकी लैंग्वेज होती है पर हमें समझ में नहीं आती है। उसके बाद है लिखने के लिए बोला गया है बच्चों को कि क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो, किस किस की आवाज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या ही एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि हम जैसे तोता है वो तो चलो बोलता ही है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जो भौंकते हैं तो हम उनसे कई बार समझ जाते हैं कि कोई कुत्ता भौंक रहा है तो वो क्यों भौंक रहा है। ठीक है, उसके करहाने का एक अलग ही होती है उसकी आवाज़, और उसको खाना खाना चाहिए होता है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो अलग ही होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से हैं? बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हमारी भाषा बोलते भी हैं, जैसे स्पेशली तोते की बात करते हैं। तोता जो है हमारी भाषा को समझता भी है और बोलता भी है। आप घर में कोई डॉगी लेके आ जाते हैं, हम उसको बोलते हैं बैठ जा, उठ जा या इधर आओ, तो वो हमारी लैंग्वेज को समझने लगते हैं। ठीक है, पूरी तरह से तो नहीं कहूँगी, लेकिन उनको ये चीज़ आवाज़ की पहचान हो चुकी होगी कि इतनी आवाज़ आती है और इस तरह से मुझे इस आवाज़ को प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, उसको थोड़े थोड़े पहचान होगी उस भाषा की, तभी वो हमारी कहने पर चलता है। अब बंदर की बात कर लेते हैं, बंदर भी अपने जो मालिक होता है उसके कहने पर उसी तरह की करने शुरू कर देता है, जो भी उसको काम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी भाषा को समझ रहे होते हैं। उसके बाद है आओ खेलें एक मज़ेदार खेल। चलिए जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे बोलना बिल्कुल भी नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। जिन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे, जैसे कक्षा में टीचर के आने पर होता है, ठीक है, वैसे टीचर नहीं होता है, क्लास में बच्चे शोर कर रहे होते हैं, एक मॉनिटर होता है या फिर कोई गेट पे खड़ा हो जाता है, तो वो कुछ ना कुछ आवाज़ें इस तरह की निकालते हैं जिससे कि पूरी क्लासमेट समझ जाती है कि हाँ टीचर आने वाला है। ठीक है, तो उस तरह के हमें एक मज़ेदार गेम खेलने को बोला है। ये तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद है कितना सोए। ठीक है, अब देखिए हम लोग को, हमारी तो सोने की कोई सीमा नहीं है, हम लोग तो बहुत ज़्यादा घंटे सो लेते हैं। कुछ लोगों को सोना ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कोई सुबह 6 बजे उठ जाता है तो कोई सुबह दोपहर को 12 बजे उठता है। तो वैसे ही जानवरों में भी हमसे पूछा है कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो कितने घंटे सोते हैं। ठीक है, हम उस खुद को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बोल रखा है कि हमें 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा सो जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। जैसे कि यहाँ पर छिपकली बनी हुई आपको दिख रही है। छिपकली जो होती है वो पूरे 6 महीने के लिए तकरीबन गायब हो जाती है। ख़ासतौर पे जो सर्दियाँ होती हैं उसमें आपको छिपकलियाँ बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। वो पूरी एक लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं और आपको बहुत कम देखने को मिलती है। फिर है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी।
क्यों करती होंगी? क्योंकि वो सो जाती है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो सो जाती हैं। उसके बाद हम स्लॉथ की बात करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसके आपने वीडियोस में बहुत नाम सुना होगा, मशहूर हो रखा है। ये सीटेट में, ईवीएस में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो स्लॉथ के बारे में कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं। पहली है कि ये भालू जैसा दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो ये भालू जैसा ही दिखेगा आपको, पर भालू है नहीं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है, अगर इसमें लिखा है हमारा कि कितने सोए, तो सबसे पहली जो बात आ जाती है वो हमारी आ जाती है छिपकलियों की। जो छिपकलियाँ होती हैं वो पूरे एक सीज़न के लिए लगभग गायब हो जाती हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है वो स्लॉथ के बारे में आता है, ठीक है। स्लॉथ के बारे में है कि ये कितने घंटे सोता है, ये पूरे 17 घंटे सोता है, ठीक है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के जो पत्ते हैं वो खाकर पलते हैं, यानी अब पत्ते खाते हैं तो ये शाकाहारी है, ठीक है। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब एक बार जिस पेड़ पे चढ़ गए उस पे पत्ते होंगे तो बस उसी पे ही चढ़ रहते हैं, वहीं से खाते रहते हैं। मतलब एक पेड़ हो गया, दूसरा पेड़ हो गया, चेंज नहीं करते जब तक उस पेड़ की सारी पत्तियां ख़त्म नहीं हो जाती, उस पेड़ पे ही लगे रहते हैं। बहुत स्लो भी होते हैं, इसलिए कहीं एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर जाना पसंद भी नहीं करते, बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं, ठीक है। और लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। तो इनकी लाइफ टाइम कितना है, ये सिर्फ 40 साल तक ही जीते हैं और 40 सालों में बस सिर्फ 8 पेड़ ही चेंज करते हैं। तो आप सोच के देखिए, मतलब 8 पेड़ ही ये तकरीबन घूमते हैं, मतलब पता नहीं कितने, ये तो बहुत सालों तक एक ही पेड़ पे बने रहते हैं। अब पेड़ तो आपको पता ही है, उस पर एक पत्ती चली जाती है दूसरी आ जाती है, ठीक है, उन पे पत्तियाँ बनती रहती हैं तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए उस पेड़ से उतरते हैं, ठीक है, वरना ये बिल्कुल भी उतरना नहीं चाहते। आपने इनकी कहीं वीडियो भी देखी होंगी, सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, इतनी स्लो मोशन में चलते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें आपको शॉर्टकट फॉर्म में बताया हुआ है कि कौन से जानवर कितने घंटे सोते हैं, ओके। अब है हमारा यहाँ पर कि ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला जो ग्राफ है ये इतना ही है कि यहाँ पर जो स्लॉथ है सिर्फ इतना टाइम के लिए जगता है, ठीक है। 24 घंटे की हम बात करें तो उसमें से वो क्या कर रहा है, थोड़े टाइम के लिए ही जगा रहता है, ठीक है। बाकी जितने भी घंटे हैं हमारे वो सिर्फ सोता ही रहता है। बाकी छिपकलियों की बात करें तो यहाँ पर भी हमें बता रखा है कि ये पूरे सीज़न के लिए गायब हो जाते हैं। यहाँ लिखा है कि अगर स्लॉथ की सोने और जगने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, और इस तरह से हम छिपकली का भी दिखा सकते हैं। चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। अब आपको बता चुके हैं, अब यहाँ पर आपको पिक्चर दे रखी है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये जो जानवर हैं वो कितने घंटे सोते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका गाय का पूछा है कि गाय जो है वो दिन में कितने घंटे सोती है, फिर अजगर के बारे में बताना है, फिर जिराफ के बारे में बताना है, और फिर आपने बिल्ली के बारे में बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क दिया गया है। अपने आसपास किसी जानवर को देखकर या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं कैसे, ठीक है, तो कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो, ठीक है। अब गाय की हम बात करें तो ये तकरीबन 4 घंटे सोती है जहाँ तक मुझे पता है, और अजगर मेरे ख्याल से 18 घंटे सोता है, और जिराफ का भी याद नहीं है। बिल्ली भी बहुत ज़्यादा घंटे, बिल्ली भी काफ़ी सोती है वैसे तो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। अब इसका पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यही है कि ये हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है। ये हमसे 6 गुना, ठीक है, 6 गुना हमसे ज़्यादा ये देख सकता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो बाज है वो बाज, चील हो गया, ये कितने गुना हमसे ज़्यादा देख सकते हैं, ये हमसे 4 गुना देख सकते हैं। और अगर हमसे बाघ पूछा जाता है तो जो बाघ है वो हमसे 6 गुना ज़्यादा दूरी तक जो चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं। उसके बाद है बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ना, ये मूछें जो हैं
ये ऐसे सजावट के लिए नहीं है। ये इनसे क्या करता है, अगर आसपास थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो ये उस आवाज़ को आराम से डिटेक्ट कर लेता है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। उस आवाज़ से ये भी पता लगा लेता है कि आवाज़ आ किधर से रही है और कितनी दूरी से आ रही है, ये बिल्कुल पता लगा लेते हैं। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिल जाती है। उसके बाद है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेते हैं। जैसे हमने भी कुत्तों के बारे में पढ़ा था कि वो भी, उनका भी एक एरिया होता है, उनका एक इलाका होता है और उससे वो जो मूत्र की जो गंध होती है उसी से वो अपना एरिया पहचान पाते हैं, ठीक है। तब वो कोई कार होती है या फिर कोई बाइक होती है उसके पीछे भागने लग जाते हैं क्योंकि वो गंध सूंघ लेते हैं, ठीक है, जो कि उनके इलाके के कुत्तों की नहीं होती है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेते हैं। फिर उस इलाके में घुसना या नहीं घुसना ये फिर उनकी मर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ होती है, बाघिन को बुलाने की अलग आवाज़ होती है, तो उसकी मतलब अलग अलग आवाज़ें निकालता है। कभी कराहना हो तो कभी घुराना हो। बाघ का जो घुराना होता है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो बाघ जब दहाड़ता है ना, ठीक है, तो 3 किलोमीटर तक भी हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। आप देख सकते हो 3 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो अब यहाँ से भी अगर 3 किलोमीटर दूर लगाओगे तो बाघ जो है जब भी जो है वो दहाड़ लगाता है, ठीक है, तो वो 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। बाघ हवा से पत्तियों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर कर पाता है। अब जैसे कि मैंने ये बोला कि थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो वो पहचान जाता है, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि उसमें भी ये अंतर कर पाते हैं कि ये जो आवाज़ है, ये जो पत्ता हिला है, वो हवा की वजह से हिल रहा है या फिर किसी और की वजह से हिल रहा है, ठीक है, चाहे कोई आदमी हो सकता है, चाहे कोई और जानवर हो सकता है, तो उसमें भी ये डिफ्रेंशिएट कर पाता है। अब ऐसा नहीं कर पाएगा तो फिर तो कितनी जंगल में हवा चलती रहती है, पेड़ पौधे हिलते रहते हैं, तो हर जगह थोड़ी चौकन्ना रह के बैठेगा, लेकिन इसकी क्वालिटी है कि उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाता है ये। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इनके कानों को देखोगे तो ये इनके कान थोड़े खड़े हो जाते हैं, बाहर की ओर देखोगे तो ये इधर उधर पूरा कान लगा के सुन सकते हैं कि आवाज़ जो है वो कहाँ से आ रही है। अब यहाँ पे लिखे हैं कुछ हमारे लिए सवाल। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद आज यह खतरे में है। आज के टाइम में देखोगे तो बाघ जो है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। सोचो जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा। अब यहाँ पर बच्चों को सोचने के लिए बोला गया है कि ऐसा कौन सा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो बाघ है, जबकि ये खुद इतना खतरनाक है, इसके आसपास कोई आ जाए ये खुद उसको मार देगा, फिर भी इसकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। दूसरा, क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? ऑफ कोर्स हम बन रहे हैं, क्योंकि बाघों की संख्या ज़्यादातर क्यों ख़त्म होती जा रही है? क्योंकि इसका शिकार किया जाता है। शिकार करके इसके दांत हो गए, इसकी जो खाल हो गई, उसको बेचा जाता है और इसी वजह से बाघों को जो है उनका शिकार करके उनको मार दिया जाता है। इसलिए इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम होती चली जा रही है। उसके बाद है, क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गैंडे को उसको सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल जो है उसके लिए मार दिया जाता है। हाथी के बड़े बड़े जो दांत होते हैं ना, उनको पता नहीं बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, नेकलेस वगैरह भी हो जाता है या सजावटी चीज़ों के लिए भी उनके दांतों को निकाल लिया जाता है, तो इससे भी उनकी मौत हो जाती है। गैंडे की जो सींग, जो एक सींग वाला गेंडा होता है, ठीक है, उसके आगे जो एक सींग लगा होता है उसके लिए उसे मार डालते हैं। शेर की खाल के लिए भी मार डालते हैं, और जो मगरमच्छ है उसकी खाल के लिए भी, और जो सांप होते हैं उसकी खाल के लिए भी इनको मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जो कस्तूरी हिरण होता है ना, उसकी नाभि में एक खुशबू सी निकलती है, ठीक है, तो उसके लिए, उस खुशबू के लिए भी उसको मार दिया जाता है। अब खुशबू तो हमें बहुत सारी तरह से मिल सकती है, इतने सारे फ्लावर्स हैं, लेकिन फिर भी लोग स्पेशली उस छोटे से थोड़ी सी खुशबू के लिए उसको मार देते हैं। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहा जाता है, ठीक है, जो जानवरों को मारते हैं उनको शिकारी कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा हो चुका है।
लुप्त होने का मतलब होता है ऐसी प्रजाति जिनके बहुत थोड़े ही सदस्य बचे होते हैं, अगर वो भी मर गई तो फिर वो पूरी प्रजाति ख़त्म हो जाती है, वो सिर्फ नाम उसका हम याद रख पाते हैं। जैसे अब डायनासोर की हम एग्जांपल की बात करें तो पहले हुआ करते थे, अब कोई भी डायनासोर नहीं बचा है तो हम उनका सिर्फ नाम ही रह गया है, ठीक है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजस्थान में घाना, ये दो ऐसे हमारे पार्क हैं जिनको सरकार ने आरक्षित किया हुआ है। यहाँ कोई भी शिकारी जाके शिकार नहीं कर सकता है, ठीक है, उनको बचाने के लिए किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है, यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं, ठीक है। यहाँ घूमने आप जा सकते हो लेकिन शिकार कोई भी नहीं कर सकता है। अब हमें कुछ चीज़ें पता करने को बोली हैं। भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ कहाँ पर हैं। अब देखो, हमने दो तो बता दिए कि नेशनल पार्क जो है हमारे इंडिया में दो हैं। अब हमें और होमवर्क दिया गया है, बच्चों को ये होमवर्क दिया गया है कि आपने ये भी पता करके आना है कि इंडिया में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो कि जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं या फिर उनको सुरक्षित किया गया है, और आपने सबके नाम पता करके एक रिपोर्ट बनानी है कि इंडिया में इस राज्य में ये नेशनल पार्क है या इन जानवरों को बचाने के लिए स्पेशली बनाया गया है, ठीक है। क्या ये भारत सरकार ने बनाया है या फिर राज्य सरकार ने बनाया है, ये भी आपको वहाँ पे रिपोर्ट बनानी है। उसके बाद है हम क्या समझें, ठीक है। चलिए, हमने इतना कुछ पढ़ा, अब कुछ सवाल करते हैं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है बहुत से गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं? चलिए, हमारे लिए पहला सवाल ये है। फिर है कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सूंघने और सुनने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। आपने कुछ एग्जाम्पल जो है वो देने हैं। आप जानवरों के नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने देखने की हम लोग बात करें तो जो टाइगर है वो देख भी हमसे 6 गुना सकता है, वो सूंघ भी बहुत अच्छे से सकता है। बाज और चील की हम लोग बात करें तो वो उसकी जो देखने की क्षमता होती है वो 4 गुना बेहतर होती है, बहुत दूर से वो देख सकता है। कुत्ते जो हैं वो गंध को बहुत दूर से सूंघ लेते हैं, ठीक है। और रेशम का कीड़ा जो होता है वो भी कई किलोमीटर से अपनी जो फीमेल रेशम कीड़ा है उसको, उसकी गंध को सूंघ कर पता लगा सकते हैं। चींटियों की हम लोग बात करके आए हैं, चींटियाँ भी अपनी एक गंध छोड़ती हैं जिसकी वजह से दूसरी चींटी उसके पीछे पीछे जाती हैं, सारी कतार में जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे जानवरों के नाम लिखकर आप उनकी विशेषता बता सकते हैं कि इनकी देखने की क्षमता ज़्यादा है, इनकी सुनने की क्षमता ज़्यादा है, इनकी महसूस करने की क्षमता ज़्यादा है। अब महसूस करने की हम बात करें तो इसमें हम सांप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सांप जो होता है वो बहरा होता है, उसके कान नहीं होते हैं, वो सुन नहीं सकता, वो सिर्फ महसूस कर सकता है। वो ज़मीन पर जो है रेंग कर चलता है, तो वहाँ पर ज़मीन में जो भी थोड़ी सी भी कंपन होती है तो वो उसको महसूस कर लेता है, उसको पता लग जाता है कि उसके आसपास कोई बड़ी चीज़ आ रही है जिसकी वजह से उसको खतरा हो सकता है, ठीक है। तो आप इसमें सांप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद है आओ बनाएं कागज़ का कुत्ता, ठीक है। ये आपको एक्टिविटी दी हुई है कि अगर आप कोई डॉगी बनाना चाहते हैं तो आप कागज़ से किस तरह से उसको बना सकते हैं। यहाँ पूरा दिया हुआ है कि आपने इतना जो लंबा कागज़ है वो लेना है, ठीक है। 14 जो सेंटीमीटर है आपने कागज़ काटना है, और ये सारा आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिया हुआ है, आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कागज़ में से लंबी पट्टी आपने काटनी है, जैसे कि यहाँ पर ये, ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं, कहाँ गया, ये करना है। और उसके बाद है इस पट्टी पर चित्र में दिखाए तरीके से निशान लगाने हैं, जैसे 4 लिखा है, 5 लिखा है, 1 लिखा है। फिर 1 से लेकर 6 तक के निशानों को काट देना है। 1 और 2 नंबर के काटे हुए हिस्सों को आपस में फंसा देना है, और इसी तरह 3 और 4 में और 5 को 6 में फंसा देना है, ठीक है। इस तरह से पूरा बताया हुआ कि आपने कैसे इसको फंसाना है। ये पूरा जो डॉगी है हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है हमने पढ़ा है, जो आप यहाँ पर आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपका स्पेशली ईवीएस से संबंधित
आपका सिलेबस दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी था। एमसीक्यू क्वेश्चन में आप कुछ ही क्वेश्चन को देख पाओगे, उनका याद रख पाओगे, लेकिन अगर आप पूरा चैप्टर ही सुन लेते हैं, ढंग से पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको वो हमेशा याद भी रहेगा। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन में नहीं हम लोग पढ़ पाते हैं, तो थ्योरी पढ़ेंगे तो उतना ही आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज के लिए यहीं पर ख़त्म होता है। सो थैंक यू।